ही का नाम ये कंबोजलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। दिन नया, खबर पुरानी। खबर आज भी सबसे बड़ी दिन की है, अदानी समूह। देश से लेकर विदेश तक गूंज है अदानी समूह में चल रही, शेयरों में चल रही गिरावट की। देश में आज क्या हुआ? देश में आज संसद में बहस हुई, संसद में हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक याचिका दायर हुई और कहा गया सेबी से जांच कराई जाए। विदेश में भी बहुत कुछ हुआ। इंडेक्स से अदानी को बाहर निकाल दिया गया। स्टॉक मार्केट में जो गिरावट थी, जो पिटाई थी शेयरों की, वो आज भी जारी थी। और भी बहुत कुछ हुआ बॉन्ड बाजार में, शेयर बाजार में, डेरिवेटिव मार्केट में, वायदा बाजार में। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका से भी खबरें हैं, बांग्लादेश से भी खबरें हैं। अदानी समूह इस समय देश विदेश हर जगह चर्चा में है, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। उनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा करूं उससे पहले आपको बता दूं कि अदानी के इतर और कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपको आज जानना जरूरी हैं। शुरुआत हम करेंगे महंगे दूध से। फिर महंगा हो गया दूध। अमूल ने बढ़ाए दूध के दाम। बायजूस ने फिर की छटनी। एनसीएलटी ने सुनाया टॉरेंट के पक्ष में फैसला। यह बड़ी खबर है, इसके मायने बहुत हैं, समझना जरूरी है। मेटा ने किया बायबैक का ऐलान। यह विरोधाभास है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। थम नहीं रही अदानी समूह की मुश्किलें, और बॉन्ड बाजार में भी अदानी समूह गहरी दिक्कत में। जी हां, शेयर बाजार में तो चर्चाएं हैं, सुर्खियां हैं, लेकिन दूर दराज एक बॉन्ड बाजार भी है। और कहते हैं कि बॉन्ड बाजार जब आंखें तरेरता है तो शेयर बाजार वैसे ही कांप जाता है। बॉन्ड बाजार में अदानी समूह की हालत और ज़्यादा कमज़ोर है, पतली है, तो इस वजह से शेयरों की पिटाई भी लगातार जारी है। 4100-4200 रुपये बिकने वाला अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज 1000 रुपये के आसपास आ गया। सोचिए, 4000 का शेयर 1000 रुपये के आसपास आ गया। 70% से ज़्यादा गिरावट हो गई शेयर में। बड़ी बात है ये। एक ऐसा शेयर जो फ्लैगशिप बताया जा रहा था, देश की चुनिंदा कंपनियों में बताया जा रहा था, आज वो इस हाल में है। शुरुआत दूध की खबर से। बजट के बाद महंगाई की नई किस्त सामने आई। डेयरी कंपनी अमूल ने दूध और दूध से तैयार होने वाले कई उत्पादों के दाम बढ़ाए। फुल क्रीम दूध का दाम 3 रुपये प्रति लीटर बढ़कर 66 रुपये हो गया। गाय के दूध के दाम में भी 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई। नए दाम 56 रुपये प्रति लीटर है। कंपनी की तरफ से बेचे जाने वाले भैंस के दूध का दाम 5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया। नई कीमत 70 रुपये हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें शुक्रवार सुबह से ही लागू हो गई। अच्छा, दूध की कीमतें भी पेट्रोल की तरह लागू होती हैं, इधर घोषणा इधर लागू। सर, बढ़ी क्यों कीमतें? शुभम, मनी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है। अडानी समूह हमारी चर्चाओं में और हमारी खबरों की वरीयता पर है, और अब कुछ पिछले 24 घंटों में, कल के बाद कुछ ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिस पर हमने कल आपसे चर्चा की थी कि अडानी समूह की साख संकट में। अब भारत के रेगुलेटर, भारत की रेटिंग एजेंसियां भी धीरे धीरे जागने लगी हैं और वो सवाल उठाने लगी हैं। हम देखेंगे कि आज क्या हुआ अडानी समूह के साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण अडानी समूह की साख पर बड़ी चुनौती आने वाली है। और शेयर बाजार में तो जो पिटाई चल रही है वो अभी तक जारी है। आपको याद होगा, हिंडनबर्ग ने कहा था, शुभम ने आपको भी नंबर बताया कि हिंडनबर्ग ने बताया था कि अडानी के स्टॉक्स में 85% का डाउनस्लाइड है और मार्केट में स्टॉक इतनी बुरी तरह टूट चुका है। लेकिन दूध की कीमतों में बढ़ोतरी फिर हुई। पिछले साल अक्टूबर में अमूल ने अपनी दूध की कीमतें बढ़ाई थी और अभी 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी दोबारा हुई है। वजह वही है, चारे की महंगाई, दूध की आपूर्ति में कमी और गर्मी का मौसम आने से पहले दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से यह संकेत माना जा रहा है कि आने वाले समय में कीमतें फिर बढ़ेंगी। अमूल चूंकि भारत की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी है, तो इसके बाद अन्य राज्यों की डेयरी कंपनियां भी अपनी कीमत बढ़ाएंगी। समझना यह ज़रूरी है कि दूध की कीमत बढ़ने से महंगाई कितनी आएगी। आंकड़े बताते हैं कि भारत का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI जिसको हम कहते हैं, जो खुदरा मूल्य सूचकांक है, उसमें दूध का बास्केट, मिल्क प्रोडक्ट्स का वेटेज करीब 6.61% है। लेकिन अगर आप फूड प्रोडक्ट्स के बास्केट में चले जाएं, जहां जो केवल खाद्य उत्पादों की महंगाई है, तो वहां दूध की कीमत, दूध का वेटेज है, दूध का भार करीब 17% के आसपास है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके कारण भारत की खुदरा महंगाई में 15 से 30% की बढ़ोतरी, कम से कम 15 से 30% का अपसाइड इंडेक्स में, सूचकांक में हमें दिखाई देगा। तो दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का दौर साल शुरू होने के साथ फिर शुरू हो गया है। इस बार की गर्मियां दूध की महंगाई के साथ बीतेंगी और कुछ वर्गों में तो दूध अमूल का 70 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच रहा है। अगली खबर बायजूस से। एडटेक यूनिकॉर्न बायजूस ने एक बार फिर 1000 लोगों को कंपनी से निकाल दिया है, छटनी की है। छटनी ने
मुख्य रूप से डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और इन तीनों डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। अक्टूबर में बायजूस ने करीब 2,500 कर्मचारियों को छटनी से निकाला था, जो उसके वर्कफोर्स का 5% था। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 4,589 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। सर, ये छटनी क्यों की गई? बायजूस भी संकट की तरफ खिसकती दिख रही है। अगर आपको याद होगा, हम लोग लगातार बायजूस की खबर को आप तक ला रहे हैं। पिछले महीने बायजूस ने कुछ कर्ज देने वाली कंपनियों के साथ एक डील रीनेगोशिएट की थी, यानी एक डील पर दोबारा बातचीत की थी। ये करीब $1.2 बिलियन का कर्ज था, जिसके मामले में बायजूस ने इन कंपनियों से ये कहा था कि वो अपनी लागत में कमी करेगी ताकि कंपनी का कारोबार मुनाफे में आ सके, नहीं तो मुनाफे में आ सके तो कम से कम घाटे कम हो सके। क्योंकि अभी आपको शुभम ने बताया कि जो 18 महीने देरी से बायजूस का नतीजा आया, उसमें भारी घाटे दिखाई पड़े थे। और अब एडटेक कंपनी, जिसके पास अभी मुनाफे के लिए सीधा कुछ नहीं है, रेवेन्यू मॉडल अभी तैयार नहीं है, कंपनी अब ज़्यादातर खर्चा विज्ञापन पर कर रही है या बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर कर रही है, वहाँ सिर्फ यही एक संभावना बनती है कि वो अपने खर्चों में कटौती करे। और खर्च में कटौती स्टार्टअप कंपनियां सिर्फ और सिर्फ नौकरियां कम करके या कर्मचारियों को निकाल कर करती हैं। और इसलिए बायजूस, हालांकि बायजूस के ऑपरेटिंग रेवेन्यू 22,280 करोड़ के आसपास दिखाई देते हैं, लेकिन घाटा 4,588 करोड़ रुपए का है। और इसके साथ बायजूस की चुनौतियां थोड़ी आने वाले समय में और बढ़ने वाली हैं। चलिए, अगली खबरी एनसीएलटी से जुड़ी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने रिलायंस कैपिटल की नए सिरे से नीलामी के खिलाफ आदेश दिया है। एनसीएलटी ने अपने आदेश में कहा है कि नए सिरे से नीलामी करना कानून के खिलाफ है। एनसीएलटी का यह आदेश टॉरेंट ग्रुप के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि टॉरेंट ग्रुप ही वो था जिसने पहली नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। समय खत्म हुआ था, हिंदुजा ग्रुप ने ज़्यादा बड़ी बोली लगा दी थी। उसके बाद रिलायंस कैपिटल को कर्ज देने वाले बैंकों ने ये डिसाइड किया था कि हम नए सिरे से बोली करेंगे। टॉरेंट ने कहा, जब पहले समय तय हुआ था, मैंने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, तो मेरा हक बनता है, इसके लिए वो एनसीएलटी पहुंच गए थे। याचिका दाखिल की थी। एनसीएलटी ने टॉरेंट का पक्ष सुना और माना, हाँ ये बात सही है कि दोबारा नीलामी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ जो ऊपरी ट्रिब्यूनल है, अदालत है, एनक्लेट, उसमें बात जा सकती है। सर, ये कितना अहम है फैसला और ये क्यों सुनाया गया? आरकेप का रिलायंस कैपिटल के पुनर्गठन का या उसको बेचने का मामला बैंक्रप्सी कानून के गहरे पेंच में जाकर फंस गया है। पेंच ये है कि क्या कोई कंपनी जिसकी बोलियां बंद हो चुकी हैं और उसके बाद कोई ग्राहक अगर ज़्यादा ऊंची बोली लगाता है तो कंपनी की दोबारा बिडिंग होनी चाहिए कि नहीं। और यही पूरी वजह से अभी पूरा मामला लिटिगेशन में जा रहा है। 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी टोरेंट ग्रुप ने रिलायंस कैप को खरीदने के लिए। अनिल अंबानी समूह की कंपनी बीमार है, कर्ज में डूबी हुई है और क्रेडिटर्स से जो इसका कर्ज देने वाले बैंक हैं वो इससे पैसे की वसूली करना चाहते हैं। हिंदुजा समूह की इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने 9,000 करोड़ की बोली लगाई थी। पहली बार भारत के बैंक्रप्सी इतिहास में, 3-4 साल का ही इतिहास है बैंक्रप्सी कानून का, उसमें ऐसा हुआ कि कंपनी की बोली बंद होने के बाद किसी की ऊंची बोली आई और क्रेडिटर्स ने, कर्ज देने वालों ने पूरे मामले को दोबारा खोलने के लिए कहा। कर्ज देने वाले बैंक के चाहते हैं कि उन्हें अधिकतम जितना पैसा मिल सके वो मिल जाए। एनसीएलटी ने कहा है कि बैंक्रप्सी कानून का ये उल्लंघन है, क्योंकि बैंक्रप्सी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक बार अगर कंपनी के बोली की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसे खोलकर दोबारा शुरू किया जाए। अब यहाँ आकर बात फंस गई है। या तो ये मामला ऊपरी अदालत में जाएगा, ट्रिब्यूनल में जाएगा, जहाँ से इसका फैसला आएगा, या फिर सरकार को बैंक्रप्सी कानून में बदलाव करना पड़ेगा। पर यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इससे फिर एक नए किस्म की बहस और नए किस्म की चर्चा शुरू होगी कि अंतहीन समय तक बार बार बोलियां कैसे चलाई जा सकती। पर यह विकसित होती खबर है, डेवलपिंग खबर है, इस पर हमारी निगाह रहेगी। हम इसकी अपडेट लेकर आपके पास आते रहेंगे। लेकिन भारत के बैंक्रप्सी कानून में के पूरे विवादों में ये पूरा मामला एक नया मोड़ लेकर आया है। नहीं तो अभी तक ये तय था कि शायद दूसरे दौर की बोली होगी और हिंदुजा समूह को रिलायंस कैपिटल पर अधिकार मिल जाएगा। अगली खबर फेसबुक कंपनी मेटा से। गुरुवार को मेटा के शेयरों में 20% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली। आपको ये तेजी लग रहा होगा कि उल्टी खबर है, मतलब जैसा माहौल चल रहा है उसमें उल्टी खबर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी ने $4,000 करोड़ के शेयरों के बायबैक का ऐलान किया। साथ ही कंपनी ने कहा कि वो 2023 में अपनी लागत 500 करोड़ रुपए कम करेगी। कंपनी ने नवंबर महीने में कॉस्ट कटिंग के लिए 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था। कंपनी के शेयर में तेजी की एक वजह चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे भी हैं। सर, कंपनी को लागत कम करनी है, कर्मचारियों को निकाल रही है। इसका मतलब यह कि कंपनी के पास बहुत पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो फिर बायबैक क्यों? ये विरोधाभास क्यों?
मेटा के बाईबैक का एक अपना इतिहास है शुभम। मेटा ने 2017 के बाद से बार बार बाईबैक किए हैं। जो आंकड़े बताते हैं 2017 में करीब 10 बिलियन का फर्स्ट टाइम बाईबैक हुआ था, फिर 2017 में एक बाईबैक हुआ था, फिर 2021 में भी बाईबैक हुआ था। दरअसल ये दुविधा है कंपनी के साथ। एक तरफ कंपनी अपने खर्चे कम करके बैलेंस शीट को बेहतर करना चाहती है। उसकी नेट इनकम हालांकि 55% गिरी है कंपनी की, लेकिन मेटा के पास $41 बिलियन का कैश रिजर्व मौजूद है और वो 41 बिलियन डॉलर के कैश रिजर्व के सहारे अपने स्टॉक प्राइस को थोड़ा और ऊपर ले जाने के लिए बायबैक करने की तैयारी कर रही है। और अब बायबैक का चक्र नेस्डॉक लिस्टेड कंपनीज़ में या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो वहाँ लिस्टेड हैं उनमें शुरू हो रहा है। और अक्टूबर 2021 का भी मैं आंकड़ा देख रहा था कि $50 बिलियन की इंक्रीज़ की थी शेयर के रिपर्चेज ऑथराइजेशन में मेटा ने। तो मेटा लगातार अपने स्टॉक को सपोर्ट करने के लिए बायबैक की प्रक्रिया अपनाती रहती है, लेकिन इसका फ़ायदा कम से कम शेयर बाजार को हुआ, नेस्डॉक में हुआ और फेसबुक के स्टॉक में, मेटा के स्टॉक में भी हमने बढ़ोतरी देखी है। चलिए अब दिन की सबसे बड़ी खबर। अदानी समूह के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म कंपनी हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 6 कारोबारी दिनों में अदानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू $100 अरब घट गई। $100 अरब घट गई। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर अदानी ग्रुप को लेकर खराब खबरों का दौर थमता नहीं दिख रहा है। ताजा घटनाक्रम सुनिए। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस को अमेरिका के डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से हटाने का फैसला किया गया। 7 फरवरी को कंपनी इस इंडेक्स से बाहर हो लेगी। घरेलू स्तर पर भी शेयर एक्सचेंजों ने अदानी समूह की कई कंपनियों के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 100% मार्जिन वसूलने का निर्देश दिया है। मार्जिन वसूलने का निर्देश आप ऐसे समझिए कि अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं तो आपसे एक मार्जिन वैल्यू ले ली जाती है कि ठीक है, अगर आप 1000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं तो 10 टाइम्स लिमिट दे दी, आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर सकते हैं किसी भी शेयर में। लेकिन कहा गया कि भाई अगर आपको अदानी के शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं तो जितने रुपए हैं पूरे देने होंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। सर, पहला सवाल मेरा डाउ वाले इंडेक्स को लेकर, ये इंडेक्स क्या है और इससे बाहर क्यों किया गया अदानी एंटरप्राइजेस को? ये चौंकाने वाली खबर थी। अडानी समूह के लिए आज सुबह से 3-4 चुनौतीपूर्ण और नकारात्मक खबरें आई और बाजार में आज हमने अडानी समूह के अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक को दोपहर तक, जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कई बार लोअर सर्किट तक जाते देखा, ट्रेडिंग को रुकते हुए देखा और सारे अडानी समूह के सारे स्टॉक जबरदस्त गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं और तेज गिरावट है और काफ़ी अडानी एंटरप्राइज का शेयर तो बुरी तरह टूटा है। और उस हिसाब से अगर आप देखें ना शुभम, तो FPO वापस लेने का फैसला सही था, क्योंकि अगर FPO होने के बाद भी ये स्थिति होती अडानी समूह की साख को और ज़्यादा बड़ा धक्का लगता। लेकिन साख को झटका लगना, धक्का लगना और चुनौती जारी है, जिसका असर हमें बाजार में दिखाई पड़ा। जो प्रमुख फैसले हैं उन पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैसला आया सुबह डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के तौर पर। डाउ जोन्स ये इंडेक्स बनाता है जिसमें दुनिया की करीब 2500 बड़ी कंपनियां, बिगेस्ट कंपनियां हैं, जो 2500 बिगेस्ट कंपनियों की करीब 10% ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो S&P ग्लोबल ब्रॉड मार्केट इंडेक्स का हिस्सा हैं। इस हिस्से इसमें उन कंपनियों को शामिल किया जाता है जिनमें निवेश करने वाले प्राइवेट वेल्थ फंड या मैनेजर्स ये देखते हैं कि कंपनियों का कामकाज में, गवर्नेंस में पारदर्शिता है, ये पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं और ये अपने कामकाज को बेहतर ढंग से ट्रांसपेरेंटली करती हैं। अडानी समूह की कंपनी इसका हिस्सा थी, लेकिन डाउ जोन्स ने हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद इससे बाहर कर दिया है और ये संकेत दिया जाता है, ये संकेत दिया जाता है इस इंडेक्स में शामिल करके कि इस कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये इंडेक्स जो मार्केट का फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन होता है उस आधार पर बनाया जाता है। तो चूंकि अडानी समूह का मार्केट कैपिटलाइजेशन बुरी तरह टूटा है, शुभम ने आपको बताया $100 बिलियन की गिरावट हुई है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सूचकांक से बाहर किया जाना था। पर यह पहली घटना नहीं है शुभम, इसके बाद अब सूचकांकों से अडानी समूह के शेयरों के बाहर होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है कई अलग अलग जगह। यहाँ तक कि भारत में भी, भारत के प्रमुख सूचकांकों में, स्टॉक मार्केट के सूचकांकों में अडानी को रखा जाए या ना रखा जाए, इस पर अब दुविधा बढ़ती दिखाई दे रही है। पर साख के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अडानी समूह की साख को आज सुबह लगाई सबसे पहला झटका था और उसके बाद हमने बाजार में तेज गिरावट देखी अडानी के स्टॉक्स में। सर, अब घर पे आते हैं। अपने देश में भी जो इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उस पर 2 शेयरों पर आज वायदा बाजार में ट्रेडिंग रोक दी गई और बाकी शेयरों को अदानी समूह के ASM में डाल दिया गया। क्यों डाला गया, इसका क्या मतलब है?
एडिशनल सर्विलेंस मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें कि किसी स्टॉक में ट्रेडिंग के बदले अगर कोई करना चाहता है तो उसे 100% मार्जिन की गारंटी देने पड़ती है। और इससे इस प्रक्रिया के तहत रेगुलेटर उस स्टॉक में एक सीमा से अधिक सट्टेबाजी रोकने की कोशिश करते हैं या उसमें तेज उतार चढ़ाव रोकने की कोशिश करते हैं। और उससे एक्सट्रीम तो ये हुआ कि एफ&ओ सेगमेंट में एक दिन के लिए 2 स्टॉक्स रोक भी दिए गए, प्रतिबंधित भी कर दिए गए, बंद कर दिए गए। ये दोनों फैसले किसी भी कंपनी की साख के लिए या किसी कंपनी की संभावनाओं के लिए खासतौर पर बेहद भारी पड़ते हैं जबकि उस स्टॉक में तेज गिरावट हो रही हो। शायद अब रेगुलेटर्स, भारत के प्रमुख रेगुलेटर्स सेबी और स्टॉक रेगुलेटर्स ये समझ रहे हैं कि अडानी के स्टॉक्स में जितनी तेज गिरावट हो रही है उसे रोकने के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है और इसलिए अब एएसएम और एफ&ओ की में प्रतिबंध के फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ शुभम, आज इसका बहुत बड़ा असर हमें बाजार में उस तरह से दिखाई नहीं दिया। बाजार में स्टॉक्स फिर गिरे, मार्केट में तेज गिरावट दिखाई दी अडानी के स्टॉक्स में। लेकिन यहां से अब रेगुलेटर्स सक्रिय हो गए, जैसे हमने शुरुआत में कार्यक्रम में कहा था कि अब रेगुलेटर्स सक्रिय होने लगे हैं, नियामक सक्रिय होने लगे हैं कि अडानी के स्टॉक में तेज गिरावट से होने वाला नुकसान बचाया जा सके। और ये ध्यान रखना जरूरी है यहाँ कि ऐसी स्थिति में जब किसी स्टॉक पर तेज हिट होता है, जब शॉर्ट सेलिंग होती है, जब उसकी संभावनाएं लगातार टूटती हैं, तो नियामक जितने कदम उठाते हैं उस गिरावट को रोकने के लिए वो शुरुआत में नुकसान ही करते हैं। उनसे बाजार का सेंटीमेंट और कमजोर और खराब होता है। और इसलिए ये बड़ा हिट था जो दूसरी बड़ी चुनौती अडानी समूह को आज सुबह बाजार में देखने को मिली। शेयरों का हाल आज भी बुरा था। अदानी ट्रांसमिशन का शेयर 10% के लोअर सर्किट पर फंसा है। अदानी एंटरप्राइजेज अभी 15% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले दिन के कारोबार में 1017 रुपए का निचला स्तर छुआ। सोचिए, 4189 रुपए का हाई बनाने वाले शेयर ने 1017 रुपए का निचला स्तर छुआ। अदानी ट्रांसमिशन 10% नीचे लोअर सर्किट पे है। अदानी टोटल गैस 5% लोअर सर्किट। सारे स्टॉक्स के हाल समूह के बुरे हैं। ये हुई शेयर बाजार की बात। अब आपको ले चलते हैं बॉन्ड बाजार में। बॉन्ड बाजार की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि कहिए तो और ज़्यादा खराब है। क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप की तरफ से अदानी ग्रुप के बॉन्ड खरीद बंद किए जाने के बाद ग्रुप की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड की यील्ड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। यील्ड मतलब जो आप ब्याज देते हैं, कह लीजिए इंटरेस्ट देते हैं बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को, तय होता है, कोई रिस्क नहीं होता। अदानी पोर्ट की तरफ से ग्लोबल मार्केट में जारी किए गए कुछ बॉन्ड की यील्ड तो 30% तक पहुंच गई। सोचिए, कंपनी को 30% पर कर्ज उठाना पड़ रहा है। ज़्यादा यील्ड देने वाले अधिकतर बॉन्ड छोटी अवधि के हैं। क्रेडिट स्विस ने बुधवार को और सिटी ग्रुप ने गुरुवार को अदानी ग्रुप के बॉन्ड खरीदने बंद कर दिए थे। सर, कहते हैं कि शेयर बाजार को जो इशारा करता है वो बॉन्ड बाजार करता है। बॉन्ड बाजार में कितनी मुश्किलें दिख रही हैं अदानी समूह के लिए? इसे और गहराई से समझना जरूरी है। और आज इसलिए हम आपसे शेयर बाजार की कहानी और हाल तो आपके पास नियमित आ रहा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, पर अडानी समूह के बॉन्ड मार्केट में या बॉन्ड बाजार में बॉन्ड को लेकर कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण चल रहा है। और वो जो चल रहा है उसका असर हमें स्टॉक मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है और अडानी समूह की साख पर भी दिखाई दे रहा है। पहली चीज, जिस बॉन्ड का जिक्र किया शुभम ने, वो अडानी का ग्रीन एनर्जी बॉन्ड था। अडानी ग्रीन एनर्जी बॉन्ड था जो $750 मिलियन का बॉन्ड था। इसका कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट 4.375 था। 30% की यील्ड इसके ऊपर हो गई है। इस बॉन्ड को 2024 में मैच्योर होना था। इसके अलावा भी अडानी समूह के बाकी जितने भी बॉन्ड अलग अलग लिस्टेड हैं उन सारे बॉन्ड्स की स्थिति बुरी तरह टूटी हुई है। उनकी बॉन्ड यील्ड 10%, 15% के ऊपर पहुंची हुई। और बॉन्ड के पर यील्ड बढ़ने का मतलब है कि निवेशकों का भरोसा इन बॉन्ड्स पर डगमगा रहा है। और दूसरी तरफ बैंकों ने इन सिटी ग्रुप ने और क्रेडिट स्विस ने कोलेट्रल के तौर पर इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अडानी अडानी पोर्ट्स का बॉन्ड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का बॉन्ड है उसकी 30% ग्लोबल सेकेंडरी मार्केट में यील्ड चल रही है जो कि 4.96% के कूपन रेट के ऊपर आया था। और ये यील्ड जंक बॉन्ड यील्ड से भी ऊपर है, बहुत ऊपर है। 9% की जंक बॉन्ड यील्ड है, उससे ऊपर है। ये परिस्थिति में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि अडानी समूह के बॉन्ड्स की जब लिस्ट देखते हैं शुभम, तो सारे के सारे बॉन्ड शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स थे। यानी जो पिछले 3-4 साल में जितने बड़े निवेश किए गए थे अडानी समूह की तरफ से, जो कैपेक्स के कार्यक्रम बनाए गए थे, जहाँ जहाँ निवेश किया गया था, उन सब के लिए 2 तरह से कर्ज की व्यवस्था की गई थी। एक कर्ज की व्यवस्था की गई थी बैंकों के जरिए और दूसरी कर्ज की व्यवस्था की गई थी बॉन्ड मार्केट के जरिए, क्योंकि सारे बॉन्ड शॉर्ट टर्म यील्ड के बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं और उन पर बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। हालांकि अडानी समूह ने अपने एक बॉन्ड का पेमेंट टाइम से किया है अमेरिका में साख को बेहतर करने के लिए, लेकिन बॉन्ड बाजार पर करीब से नज़र रखनी होगी क्योंकि अब वहाँ से आने वाली चुनौती ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। शेयर बाजार का तो किस्सा लगभग अब ढलान की तरफ बढ़ रहा है और शेयर बाजार में रिकवरी में लंबा समय लगेगा।
सर क्या हालत इतनी खराब है कि 30% की यील्ड पर भी लोग बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं। 30% का तो मतलब आप 1000 रुपए लगाइए, 300 रुपए आपको मिल रहे हैं हर हाँ, साल। 4% का की 4.5% के ब्याज के बॉन्ड पे 30% की यील्ड दिखाई दे रही। यही वो ट्रस्ट का फैक्टर है जिस पर हमने कल चर्चा की थी कि साख का सवाल है ये। और फिर वही हम बात कह रहे हैं कि अडानी समूह की जितनी भी पिछले समय वर्षों की योजनाएं थी वो कर्ज पर, या तो बॉन्ड बाजार से लिए गए कर्ज पर या बैंकों के कर्ज पर केंद्रित थी, और इसलिए बॉन्ड मार्केट फाइनल फैसला देगा अडानी पर, ऐसा लगता है। अगर हम बाजार की परिस्थितियों को देखें, शेयर बाजार से ज़्यादा बॉन्ड बाजार में अब क्या होता है और बॉन्ड बाजार को कैसे संभालेंगे, क्योंकि वो कर्ज है, वहाँ तो आपको चुकाना ही है। इक्विटी में तो आपने कंपनी में हिस्सा दिया, निवेशक कुछ नहीं कर सकता अगर उसकी इक्विटी का हिस्सा गिर गया। पर जहाँ आप बाजार से कर्ज लेकर आए, जहाँ आप अपनी साख पर एक बॉन्ड प्लेज किया, उसका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा, और वो जोखिम सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। अगले 3-4 दिनों में यहाँ से कुछ और चौंकाने वाली खबरें हमें शायद मिल सकती हैं। चलिए, आपने अमेरिका की बात सुन ली, आपने भारत की बात सुन ली, अब चलिए बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अदानी पावर के साथ बिजली खरीद के लिए हुए करार में बदलाव की मांग की है। बांग्लादेश की तरफ से बिजली की खरीद के लिए तय किए गए भाव को कम किए जाने की मांग की जा रही है। ये करार 2018 में हुआ था। बांग्लादेश ने अदानी पावर से बिजली खरीदने के लिए करार किया था। उस करार के तहत अदानी पावर झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहा है। सर क्या दिक्कत है, क्या मांग की जा रही है, क्यों कम कर रहा है? ये एक और नया घटनाक्रम खुला, और इस घटनाक्रम के साथ हमें ये भी समझने की कोशिश मिली कि क्या सरकार अडानी समूह के साथ खड़ी होगी इस पूरे मामले में कि नहीं। हमें याद होगा कि एक बड़ा करार हुआ था जब बांग्लादेश के साथ भारत की उच्च स्तर की वार्ता हुई थी, जिसमें गोड्डा में झारखंड में एक बिजली का प्लांट है, पावर प्लांट है, जिससे बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जानी थी। बांग्लादेश पिछले साल कोयले की महंगाई और डीजल की महंगाई के कारण गहरे बिजली संकट में फंस चुका है, ग्रिड बंद हो चुकी है, कारोबार बुरी तरह ठप हो चुका है। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से इस अनुबंध को बांग्लादेश की मदद भी माना गया था। यहाँ ये अनुबंध केवल अडानी समूह और बांग्लादेश की सरकार के बीच नहीं, बल्कि भारत सरकार भी इसमें शामिल थी। बांग्लादेश का यह कहना है कि वो इस पूरी डील को दोबारा वर्कआउट करना चाहता है, क्योंकि अडानी समूह ने जिस रेट पर बिजली देने का वादा किया है, जो अनुबंध किया है, वो $400 पर मीट्रिक टन का कोयले का रेट है, जबकि कोयले का रेट अब $250 पर मीट्रिक टन पर, और बांग्लादेश इस पूरी डील को रिवर्क करना चाहता है। ये सवाल कल सरकार के पास तक पहुंचा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से प्रश्न पूछा गया और उन्होंने इशारा किया कि सरकार इसमें कहीं शामिल नहीं है। अब ये इस डील का क्या होगा? अगर सरकार अपनी तरफ से इस रेट की गारंटी नहीं देती तो बांग्लादेश देश के साथ अडानी समूह के गोड्डा पावर प्लांट की डील रद्द होगी, क्योंकि बांग्लादेश ने स्पष्ट रूप से रेट कम करने के लिए कहा, या अडानी समूह बिजली की दरें कम करेगा। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, विकसित होता घटनाक्रम है, जिसे हम करीब से देख रहे हैं। आगे इसकी घटनाक्रम में पता चलेगा। सरकार की तरफ से कम सरकार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने तो फिलहाल इससे अपनी दूरी, फिर हैंडल कैसे करेगी सरकार? दूरी बना, अगर सरकार ने दूरी बना ली है और बांग्लादेश की सरकार अगर अडानी समूह इस रेट पर बिजली आपूर्ति करने को तैयार नहीं होता, तो फिर डील तो रद्द हो ही जाएगी। ये भी एक मुश्किल है, मतलब चौतरफा मुश्किलों में घिरे अदानी। सर आखिरी इस हफ्ते का ये मनी सेंट्रल है, अगली मुलाकात होगी सोमवार को। एक चीज़ और मैं इसमें जोड़ दूं कि अडानी समूह को लेकर जो चर्चाएं, उनमें 2-3 और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसे आप लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के नियामक खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। भारत के नियामकों ने अभी तक कुछ नहीं किया। रिजर्व बैंक ने कल जरूर बैंकों से अडानी समूह में उनके निवेश के एक्सपोजर की बात मानी, की बात पूछी है। भारत के स्टॉक एक्सचेंजेस बाजार में गिरावट और उतार चढ़ाव रोकने के लिए दखल कर रहे हैं। इक्रा ने अपनी एक ताजी अलार्म वार्निंग जारी की अडानी समूह को लेकर, जो महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है। इक्रा ने जो अडानी समूह का पोर्टफोलियो रेट किया है, यानी जिसकी रेटिंग की है, उससे सिटी ग्रुप और क्रेडिट सुई के फैसले के बाद वाच की लिस्ट में डाल दिया है उस पोर्टफोलियो को। और उसमें इक्रा ने क्यों डाला है? हमने आपसे शायद अपने मनी सेंट्रल के अडानी समूह की चर्चाओं में लगातार कहा था कि रेटिंग एजेंसियां करीब से इसे देख रही हैं। इक्रा का कहना यह है कि कंपनी के जो डेट फंडेड प्रोग्राम है, कैपेक्स प्रोग्राम है, जो बड़ा पूंजी निवेश कंपनी कर्ज के जरिए करने जा रही है। ध्यान रखिएगा, अडानी समूह का ज़्यादातर निवेश कर्ज से फंडेड है। जो कंपनी कर्ज के जरिए नए कार्यक्रम करने जा रही है, वो आने वाले समय में चुनौती बन सकती है। और चुनौती इसलिए बन सकते हैं कि हमने बॉन्ड बाजार का हाल आपको बताया, जहाँ से एक जगह से कर्ज आता है वहाँ बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा चुकी हैं। दूसरी तरफ बैंक अब नया कर्ज देंगे अडानी समूह को। ऐसी परिस्थिति में भारतीय बैंक भी, क्योंकि उनके शेयरों की जो पिटाई हो रही है अडानी के साथ बाजार में, वो भी हमें दिखाई दे रही है। तो इक्रा का ये नोट या इक्रा की एजेंसी, रेटिंग एजेंसी का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, और अडानी समूह को लेकर जो बाजार का खराब सेंटीमेंट है उसे और खराब करने में कंट्रीब्यूट करेगा, आगे योगदान देगा। निगाह रखिएगा अडानी समूह के कर्ज
पर, अडानी समूह के कर्ज को लेकर होने वाले घटनाक्रम पर, क्योंकि कंपनी की रिकवरी की संभावनाएं सिर्फ इसी बात पर बनेंगी कि वो उसके कर्ज को लेकर डिफरेंट लेंडर्स से क्या बात शुरू करती है, जो अलग अलग लोगों ने जिन्होंने कर्ज दे रखा, चाहे वो बैंकर्स हों या बॉन्ड होल्डर्स हों, और वो क्या अडानी समूह को कोई रियायत देने को तैयार होते हैं, क्योंकि सारे के सारे बड़े कार्यक्रम, अडानी समूह के निवेश के सारे कार्यक्रम, उनका सारा कैपेक्स डेट पर केंद्रित है। और यहाँ भूलना ज़रूरी नहीं है कि एफपीओ जो 20,000 करोड़ का आया था, उसका एक हिस्सा इन्हीं सी तरीके के कार्यक्रमों में जाना था और एक हिस्सा उसका कर्ज चुकाने के लिए जाना था। बिल्कुल सर, इस बार इतवार को इकोनॉमिकम में क्या खास होगा? इकोनॉमिकल में कर्ज की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि बजट की चर्चा बहुत है, अडानी की चर्चा बहुत ज़्यादा है और हम लोग कर रहे हैं, तो मैं आपको कर्ज की एक दूसरी चुनौती की तरफ ले जाते हैं, जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। दुनिया में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। दुनिया के कई देशों में कर्ज को लेकर चिंताएं काफ़ी गहरी हैं दुनिया के नियामकों की और बाकी लोगों की। इस किस्त को करीब से समझिएगा कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो दुनिया में होता दरअसल क्या है, और पिछले 10-12 साल में दुनिया के कर्ज बाजार में जो हुआ वो अब किस दिशा में ले जा रहा है। लगभग कम जाना हुआ पक्ष है अर्थव्यवस्था का, लेकिन हम यहाँ से आप ये समझ पाएंगे कि डिफ़ॉल्ट होने वाले देशों में श्रीलंका अकेला नहीं था। रोटी के लिए, तेल के लिए, खाने वाले तेल के लिए, महंगाई के लिए जूझने वाला पाकिस्तान अकेला नहीं है। दुनिया में इस मर्ज के बहुत बड़े बीमार हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, इस बार रविवार को जुड़िएगा इकोनॉमिकम में हमारे साथ, और अगला मनी सेंटर लेकर सोमवार को शाम 7 बजे मैं और अंशुमान जी फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।